नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आगे का एजेंडा में आगे विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। आगे का एजेंडा में विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। देश में एक बार फिर से बाबर और बाबरी मस्जिद के नाम पर सियासत गरमाई हुई है। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबर का जिक्र किया तो आज यानी कि तारीख 6 दिसंबर है। आज असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की ओर से सोशल मीडिया पर ओवैसी के कुछ पुराने बयान शेयर किए गए हैं, जिनमें असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, हमने एक बाबरी खो दी लेकिन दूसरी हरगिज नहीं खोने देंगे। आज अयोध्या में विवादित ढांचे के गिराए जाने की बरसी है, इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी के इन बयानों को सामने लाया गया है और इसके बाद सियासत में उफान आना लाजमी है। पहले आपको सुनाते हैं एआईएमआईएम की ओर से शेयर किए गए वीडियो में असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं। अगर बाबरी मस्जिद इलीगल थी तो फिर वो तोड़ने वालों को क्यों मिली, और अगर लीगल थी तो फिर उनको क्यों दिए? अगर इलीगल थी तो अडवाणी पे केस निकाल दो, और अगर लीगल थी तो फिर मुझे दो। अगर बाबरी मस्जिद इलीगल थी तो केस क्यों चल रहा है, और अगर बाबरी मस्जिद लीगल थी तो फिर क्यों किसको दे रहे आप? अब हम ये फैसले से मुतमईन क्यों नहीं है? मेरी बाबरी मस्जिद मेरा लीगल राइट है। मैं जमीन के लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं मस्जिद के लिए लड़ रहा हूं। हमारी लड़ाई मस्जिद की थी, लीगल राइट की थी। हमारी तौहीन की जा रही है जमीन देकर। हमको भीख में नहीं चाहिए कोई चीज, हमको हमारा हक है तो दो। हमको भिखारी समझकर मत देखो। हम हिंदुस्तान के बाइज्जत शहरी हैं, हम कोई किराएदार नहीं है, हम कोई फकीर नहीं है, भिखारी नहीं है कि तुम्हारे फेंके हुए टुकड़ों पर जिंदा रहेंगे। हम जब तक दुनिया रहेगी, सुनो संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे। दुनिया को बताएंगे कि तुमने जाकर सुप्रीम कोर्ट से वादा किया था कि मस्जिद की एक ईंट को हाथ नहीं लगाया जाएगा। तुम्हारे लोगों ने मस्जिद को शहीद किया, और हमारी मस्जिद जो 550 साल से वहां पर थी, जहां पर हमने हैया अल सलाह और हैया अल फलाह की सदाएं दी, तुमने मस्जिद को शहीद किया और मोमेंटो के तौर पर तुमने ईंट को उठाकर लेकर गए। हम अपने बच्चों को सिखाकर जाएंगे इस दुनिया से। अगर हमारी सिस्कियां बाकी रहेंगी तो हम कलमा भी पढ़ेंगे और कहेंगे बाबरी मस्जिद की शहादत को याद रखो। इसलिए कहेंगे कि मस्जिद के लिए नहीं बल्कि इंसाफ के लिए। तो ये वो वीडियोस हैं जो एआईएमआईएम की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए हैं, और आई अब आपको दिखाते हैं पोस्ट जो असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से किया गया है सोशल मीडिया पर। असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा, योगी ने बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों, बाबरी मस्जिद और संभल, कहीं भी किसी अल्पसंख्यक पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार का भारतीय मुसलमानों से क्या कनेक्शन? क्या उनका आशय यह है कि यहां मुसलमानों के साथ बंधक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए? अगर उन्हें बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों की इतनी चिंता है तो आप शेख हसीना को वापस क्यों नहीं भेजते? वो भारत में क्यों रह रही हैं? सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना, इस बात का कोई सबूत नहीं कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। संभल जामा मस्जिद का मामला भी 1877 और 79 में सुलझ गया था। अदालतों में साफ कह दिया गया था वहां कोई मंदिर नहीं, ना ही वहां पूजा की जाती है। योगी की दुकान में सत्य का कोई मूल्य नहीं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम चुपचाप उस पर विश्वास कर लेंगे। उनके बयान से स्पष्ट हो गया, मस्जिदों को मंदिर में बदलने के ये मामले बीजेपी द्वारा प्रायोजित हैं। जब कोई मामला अदालत में विचाराधीन हो तो किसी को भी उसे प्रभावित करने का अधिकार नहीं है। तो ये सोशल मीडिया पर असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा है। अब देखिए, बाबरी, संभल और डीएनए को लेकर यूपी की सियासत गरमाई हुई है। अयोध्या में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के डीएनए वाले बयान के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। ओवैसी के आज के बयान को योगी आदित्यनाथ की इसी बयान की प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो अयोध्या में किया था,
जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। तो इस समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। वो डीएनए की बात ना करें, और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं, और मुखर्जी जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। मैं भी चेक कराना चाहता हूं अपना डीएनए, और मुखर्जी जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। इसलिए मेरा निवेदन है कि डीएनए की बात मुखर्जी जी को शोभा नहीं देती है। एक संत होकर के, योगी होकर के और भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की भाषा और इस तरह डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। मुख्यमंत्री रहते हैं वो संबल के इशू की जो सब्जुडिस है उसको इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं, जो बिल्कुल ही गलत है, गैर अखलाकी बात है। तीसरी बात ये कि संबल का इशू जो है वो तो 1779 में ख़त्म हो 1800 में ख़त्म हो चुका है। लॉ का एक रेस जुडिकिटा है, रेस जुडी का मतलब जो इशू डिसाइड हो चुका है उसको आप दोबारा नहीं कर सकते। और चौथी बात ये बाबरी मस्जिद के बारे में वो झूठ बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहाँ पर मंदिर को नहीं तोड़ा गया था। अब डीएनए किसका कराएंगे? आप तो प्रकाश के हैं। और आइए सीधे रुक कर लेते हैं। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैं आपका परिचय कराती हूँ। अश्विनी शाही बीजेपी की तरफ से हमारे साथ इस वक्त प्रवक्ता मौजूद है पार्टी के, और साथ ही डॉक्टर पवन राव अंबेडकर प्रवक्ता एआईएमआईएम के हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत आप दोनों का। मुझे लगता है जरा पहले पवन राव जी को आना चाहिए। सर, ये बाबरी के नाम इस तरीके के बयान क्यों दिए जा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से? बहुत बहुत शुक्रिया रोमाना साहिबा जी। भारतीय इतिहास जो है साजिशों का इतिहास रहा, और इस देश में 1947 से जो एक साजिश रची गई मुसलमानों के खिलाफ, वो साजिश आज भी जारी है। 1949 में कांग्रेस के शासन के दौरान अयोध्या में रामलला की प्रतिमाओं को जो है स्थापित किया जाता है, और वो साजिश आज भी वो लगातार चल रही है। और सबसे हास्यास्पद और सबसे बेहतर विषय यह है कि जिस डीएनए की बात योगी साहब कर रहे हैं, हमारा कहना है कि पॉलिटिकली कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का डीएनए एक है। क्योंकि आप जहां पर आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति कर रही है और धर्म के आधार पर इस देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है, उसका जो जन्म है वो कांग्रेस के आधार पर हुआ। आप सीरीज देखिए, कितनी शानदार सीरीज है अयोध्या को लेकर के। 1949 में जो है रामलला की प्रतिमा स्थापित किया जाता है तो कांग्रेस का शासन है। 1986 में जब अयोध्या के दरवाजे खोले जाते हैं तो कांग्रेस का शासन है। क्या कर रहे हैं? मेरा सवाल तो ये है कि इस मामले पर तो सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना चुका है ना, और वहां पर तो 500 साल के इंतजार के बाद भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। अब आज की तारीख में हम हासिल क्या कर रहे हैं सर इस तरीके की बातें करके? सिर्फ और सिर्फ हम अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करने का यहाँ पर काम कर रहे हैं सर? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आस्थाओं के आधार पर रहा। फैक्ट फाइंडिंग जो हुई है उस फैक्ट फाइंडिंग के आधार पर नहीं रहा। और दूसरा विषय यह है कि वोट की राजनीति कौन कर रहा है? वोट की राजनीति पहले कांग्रेस ने की, पहले मुसलमानों और इस देश के शेड्यूल कास्टों को जो है दबा करके शासन सत्ता में रहे, और आज भारतीय जनता पार्टी इस देश में हिंदू और मुसलमान के नाम पर नफरत पैदा करके देश की सत्ता पे काबिज होना चाहती है। हम चाहते हैं और इस देश में भारतीय संविधान लागू हो और भारतीय संविधान के आधार पर इस देश में भाईचारा और समता की स्थितियां बने। ठीक सर, हमें तो ऐसा लगता है कि हिंदू मुसलमान करने में यहाँ कोई कसर ही नहीं छोड़ रहा है। जिसको जहां मौका मिल रहा है वो देश की राजनीति में आगे आकर हिंदू मुसलमान करने में लगा हुआ है सर। लोगों को बेवकूफ बनाने का खेल जबरदस्त तरीके से चल रहा है। मैं अश्विनी शाही जी का रुख करूंगी। अश्विनी शाही जी, देश को फिर संविधान से ही चल लेने दीजिए। मतलब संभल का मामला अभी अदालत में है, निचली अदालत ने जो सर्वे का आदेश दिया वहां पर आगे की कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी रोक लगा दी गई फिलहाल निचली अदालत के ऊपर कि साहब आप अभी आगे इस पर कोई एक्शन ना लें, कोई आप आगे इस पर सुनवाई ना करें। और बावजूद इसके जो अयोध्या में हुआ, जो संभल में हुआ, मतलब संभल को लेकर अपने आप ही फैसला सुनाया जा रहा है बीजेपी के नेताओं की तरफ से। क्यों कर रहे हैं सर ऐसा? क्यों कर रहे हैं? नहीं रोमाना जी, कहीं किसी बीजेपी नेता ने कोई फैसला नहीं सुनाया है।
हम, और ये जो काम हो रहा है ये संवैधानिक रूप से हो रहा है। नहीं सर, जो बयान दिया गया है जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं उसमें तो मुख्यमंत्री जी ने यही कहा है, जो अयोध्या में किया था, जो संभल में किया था, संभल में क्या किया था, उनका इन्फ्लुएंस क्या था, इसी को लेकर तो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं। जी प्लीज आइए। रुमाना जी थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, जवाब आ जाएगा, बड़ा शानदार जवाब आ जाएगा। शायद आपको जो है उससे थोड़ा सा जो है ये लगेगा कि चीजें क्लियर हैं। ठीक, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि बाबरी मस्जिद का जो काम था, वो बाबरी मस्जिद देखिए वो विवादित ढांचा था। एक तो ओवैसी साहब बार बार बाबरी मस्जिद कहकर सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हैं, और जो कि बैरिस्टर हैं खुद, वो विवादित ढांचा था। उन्होंने कहा कि वहां पर बाबर के एक सैनिक के द्वारा किस तरीके से उसको विध्वंस करके वहां पर मस्जिद बनाई गई, वही यहाँ पर हो रहा है संभल में। वही काम जो है हिंदुओं की मस्जिदों को, मंदिरों को गिराना और हिंदुओं को काटना बांग्लादेश में हो रहा है। उन्होंने इस ट्रायंगल को कहा तो कोई इसमें असंवैधानिक बात नहीं की। उन्होंने कहा कि आक्रांता आप भी मानेंगी कि हिंदुस्तान में आक्रांता आए, और उन्होंने हमारे जो आप मुझे कह रहे थे कि मुझे बिल्कुल समझ में आ जाएगा, मुझे नहीं समझ में आया सर। मेरा तो सवाल बाकी रह गया। वो जिस तरीके से अयोध्या बांग्लादेश में जो हो रहा है, तो मतलब संभल को लेकर भी ये मान लिया जाए, संभल को लेकर भी ये फैसला सुना दिया गया कि संभल में भी ऐसा ही हुआ, वहां पर भी आप ये कह रहे हैं कि ऐसा ही हुआ। वही तो मैं कह रही हूँ, ये मामला तो अभी कोर्ट में है ना सर। वहां पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी या नहीं बनी, ये फैसला तो अदालत सुनाएगा, लेकिन यहाँ मंच से खड़े होकर तो पहले ही सुना दिया गया ना कि संभल में भी वही हुआ जो अयोध्या में हुआ था। यही तो पूछ रही हूँ, क्यों फैसला सुना रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने 8 तारीख तक इंटरिम उसको रोक लगाई थी। सही। और हम यहाँ पर जो विष्णु जैन जी गए थे, विष्णु जैन जी किस लिए गए थे? वो तो सर्वे की मांग कर रहे थे और संवैधानिक रूप से मांग कर रहे थे। तो ये जो असंवैधानिक लोग पत्थर चला रहे थे और पाकिस्तान में गोलियां चला रहे थे, ये कौन से संविधान का पालन कर रहे थे? बिल्कुल नहीं कर रहे थे संविधान का पालन। सर्वे हो जाने देते, बिल्कुल नहीं कर रहे थे संविधान का पालन। मैं तो कह ही नहीं रही संविधान का पालन कर रहे थे, लेकिन मैं तो ये कह रही हूँ सर कि बिना अदालत का आदेश आए, बिना अदालत की तरफ से कोई फैसला आए, यहाँ पर खुद ही फैसला सुना दिया जा रहा है कि जो अयोध्या में हुआ था, जो संभल में हुआ था, संभल में क्या हुआ था? आप मुझे बताइए ना, संभल में क्या हुआ था, बताइए। रुमाना जी थोड़ा सुन लीजिए, अम्बेडकर जी लगातार 3-4 मिनट बोले हैं, कहीं कोई इंटरप्शन आपने नहीं किया। मेरा निवेदन है, मुझे भी थोड़ा सुन लीजिए। उनसे भी 2 बार सवाल पूछा, ठीक है आइए, आप ही से बार-बार पूछ रही हूँ। हाँ प्लीज बताइए। मैं वही संभल में हुआ, अगर हम कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाए गए हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है, तो हम संभल भी कह सकते हैं, हम तेजो महल भी कह सकते हैं, हम कुतुब मीनार की भी बात करते हैं। बात वो नहीं है, बात हम संवैधानिक रूप से जा रहे हैं, उस पर भी रोका टोकी की जा रही है, उस पर भी प्रतिरोध किया जा रहा है। तो हम कहने में भी हिंदुस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हिंदुस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसके बहाने माननीय प्रधानमंत्री जी को लोग गालियां देते हैं, क्या क्या करते हैं देखिए ना। तो हम अगर कह दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो गलत क्या कह दिया? उन्होंने कोई फैसला नहीं सुनाया। सनातन 5000 वर्ष पहले से है, और जिसका इतिहास ही 1500 साल पुराना है, वो कह रहा है कि हमारी मस्जिद है। ठीक है, अपना नजरिया रखा। ठीक है अश्विनी शाही जी, मैं डॉक्टर पवन राव जी का रुख कर लेती हूँ। डॉक्टर पवन राव साहब, वो कह रहे हैं कि इसमें क्या गलत कह दिया? वो तो अपना नजरिया रख रहे थे, और वो तो कहीं के लिए भी जा सकते हैं, कुतुब मीनार के लिए भी जा सकते हैं, तेजो महल मतलब ताजमहल के लिए कह रहे थे ना सर, तेजो महल के लिए भी जा सकते हैं। अच्छा, जामा मस्जिद को लेकर भी जा चुके हैं वो, तो कह रहे हैं कि साहब वो तो संविधान में अधिकार दिया गया है, तो फिर संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो इस पर क्यों आपत्ति होनी चाहिए? रोमाना साहिबा, आप इस चीज को समझने का प्रयास करिएगा कि ये लोग संवैधानिक पदों पर होते हुए भी किस तरह से देश में धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे ऐसे बयान देते हैं, वो जो संवैधानिक, जिसको कह रहे हैं ना कि हम संविधान के आधार पर इस देश में चल रहे हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम करते हैं। और आज बाबा साहब की बात करते हैं, और बाबा साहब का आज जो है 68वां परिनिर्वाण दिवस है, मैं उनको नमन करता हूं, लेकिन ये भारतीय संविधान को मानते ही नहीं है। अभी आपके सामने बैठे बैठे ये जो है तेजो महल कह रहे हैं, कुतुब मीनार पर भी अपना जो है हक जाहिर कर रहे हैं, तो इनकी मंशा को आपको समझना पड़ेगा कि इस देश में संविधान का राज नहीं, इस देश में धर्म के राज को स्थापित करना चाहते हैं, और इनकी मंशा शुरू से ही रही कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब सर ये तो आपका इन्फ्लुएंस है ना सर, ये तो आपका इन्फ्लुएंस है ना। वो तो कह रहे हैं कि उनके मन में अगर कोई बात है तो उनको संविधान ने अधिकार दिया है,
बाबा साहेब के ही संविधान ने उनको अधिकार दिया है, क्या ये उनका संवैधानिक अधिकार नहीं है? बिल्कुल क्या वो नहीं। अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं? बिल्कुल। सर, सुप्रीम कोर्ट पहले इंटरप्रेट कर चुका है 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वो किसी तरीके का रोड़ा नहीं अटकाता है किसी भी धार्मिक स्थल का ये चरित्र जानने में कि वो क्या था, है ना सर? तो जो कुछ हो रहा है वो तो सब संविधान के दायरे में ही रहा है ना सर। तो कुल मिलाकर आप लोग सिर्फ रोमाना और सिर्फ ये साहिबा जो भड़काऊ बयान दे रहे हैं, ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए सर? नहीं, ये जो है ना इस देश के कानून के शब्दों से खेलते हैं। और जिस तरह से पूर्व सीजेआई ने जिस तरह से वक्तव्य दिया है, ये संविधान पर तमाचा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने शब्दों का खिलवाड़ किया है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जिस तरह से जो है इस देश को संरक्षित करने का काम करता था, सीजीआई के वक्तव्य ने इस देश में नफरत फैलाने का काम किया। और जिस तरह से शब्दों का खिलवाड़ करके इस कानून का मजाक उड़ा करके अलग अलग जगहों पर मस्जिदों के ऊपर सर्वे कराया जा रहा है, ये संविधान पर कुठाराघात है। हम बार बार यही कह रहे हैं कि ये संविधान को न मानते हैं न संविधान की बात को करते हैं। ये इस देश में धर्म के नाम पर नफरत फैलाना चाहते हैं और आज भी उसी दिशा में काम कर रहे हैं। इनके पास एक लंबी सूची बनी हुई है। लेकिन अम्बेडकर जी, आपसे तो ये पूछा जाएगा ना सर कि जो बीजेपी कर रही है, आप कह रहे हैं वो संविधान पर हमला कर रहे हैं। अब जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस फैसला सुना गया, आप कह रहे हैं उन्होंने भी संविधान के ऊपर हमला कर दिया। तो सर, देश जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी नजर से तो नहीं चल सकता है, आपके नजरिए से तो नहीं चल सकता है। देश तो चलेगा संविधान से ही, और संविधान में जिसको जो अधिकार है उस हिसाब से वो अपनी मांग तो रख सकता है कानून के दायरे में रहकर। इसमें अगर तेजो महल हो, कुतुब मीनार हो, जामा मस्जिद हो, कहीं को भी लेकर अगर कोई याचिका लगाई जाती है सर, तो उस पर कोई सवाल तो नहीं उठा सकता है। हाँ, इंतजार किया जा सकता है कि उस पर अदालत का क्या रुख रहता है आगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आगे बढ़ रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। बहुत धन्यवाद आप दोनों का। देशद्रोह वाले बयान को लेकर बीजेपी और कांग्रेस इस बीच आमने सामने आ गए। बीजेपी और संघ देशद्रोही हैं, ये कहना है रागिनी नायक का। आपको बता दें, बीजेपी और संघ के डीएनए में देशद्रोह है। कांग्रेस की नेता है रागिनी नायक, वो जोरदार हमला बीजेपी और संघ पर बोल रही हैं। कल संबित पात्रा ने कहा था राहुल गांधी देशद्रोही हैं, और अब आज कांग्रेस सीधे सीधे बीजेपी और आरएसएस को निशाने पर लेते हुए सुनिए। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश का सबसे बड़ा टुकड़े टुकड़े गैंग है। अंग्रेजों ने एक नीति चलाई थी कि भारतीयों को तोड़ो, आपस में लड़वाओ और राज करो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। और अगर आज देश में संविधान के अधिकारों को तोड़ने का, लोकतांत्रिक मान्यताओं और प्रणाली को तोड़ने का, सामाजिक समरसता को तोड़ने का, भाईचारे, बंधुत्व, देश की कौमी एकता, गंगा जमनी तहजीब को तोड़ने का काम कोई कर रहा है, तो वो यही टुकड़े टुकड़े गैंग। तो कांग्रेस कह रही है बीजेपी और संघ देशद्रोही है। दरअसल हुआ ये कि कल बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला गया। बीजेपी के सांसद डॉक्टर संबित पात्रा ने राहुल गांधी को देशद्रोही कहा था। बीजेपी ने आरोप लगाया था कांग्रेस अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस को भारत को अस्थिर करने के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। सुनिए। अगर ओसीसीआरपी को हानि होती है तो राहुल क्राइज, अगर राहुल रोते हैं तो ओसीसीआरपी को दर्द होता है। ये दो बदन है, आत्मा एक है। ये ओसीसीआरपी और राहुल गांधी दो बदन है, आत्मा एक है। वैसे तो बदन दो और एक वाला विषय तो जॉर्ज सोरोस के साथ है, ऑर्गेनाइजेशन आत्मा है। जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी ये एक ही हैं। राहुल ही जॉर्ज है, राहुल ही जॉर्ज है, और जॉर्ज का एजेंडा ही राहुल का एजेंडा है। जो सोरोस चाहता है वही राहुल चाहते हैं। सोरोस भारत का अमंगल चाहता है, अहित चाहता है। राहुल गांधी भी भारतवर्ष का अमंगल और अहित चाहते हैं। मुझे आज एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन को देशद्रोही कहने में किसी प्रकार की कोई संकोच मुझे महसूस नहीं हो रहा है। तो ये वो बयान था जो बीजेपी की तरफ से, पार्टी के सांसद की तरफ से कल दिया गया था, राहुल गांधी देशद्रोही। और अब बीजेपी के इसी राहुल गांधी देशद्रोही वाले बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस कह रही है बीजेपी और संघ के डीएनए में ही देशद्रोह है।
सीधे सीधे ये देशद्रोह को लेकर कांग्रेस और बीजेपी अब आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी की तरफ से आक्रामक तरीके से कल राहुल गांधी की घेराबंदी की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया राहुल गांधी देशद्रोही हैं। बीजेपी के सांसद डॉक्टर संबित पात्रा ने कहा कि मैं साफ तौर पर यह कह रहा हूं कि राहुल गांधी देशद्रोही है और इसी का जवाब कांग्रेस की तरफ से दिया गया, कहते हुए बीजेपी और संघ के डीएनए में ही देशद्रोह है। आगे बढ़ रहे हैं, अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर जानकारी मिल रही है। बीजेपी के विधायक हैं कालिदास कोलंबकर, वो प्रोटेम स्पीकर बनाए जाएंगे, ये खबर सामने आई है। आज प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ लेंगे कालिदास कोलंबकर। आप जानते हैं कालिदास कोलंबकर ने रिकॉर्ड बनाया है लगातार विधानसभा चुनाव जीतने का। 9वीं बार विधानसभा चुनाव जीते हैं कालिदास कोलंबकर और अब जो जानकारी मिल रही है बीजेपी विधायक कालिदास कोलंबकर को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा। प्रोटेम स्पीकर जो है वो नवनिर्वाचित जो विधायक होते हैं उनको शपथ दिलाने का काम करते हैं, उनको शपथ दिलाने की जिम्मेदारी पूरी करते हैं, तो वो जिम्मेदारी यहां पर कालिदास कोलंबकर निभाएंगे। आगे बढ़ रहे हैं, अब खबर मध्य प्रदेश से है, जहां रतलाम में एक वायरल वीडियो को लेकर तनाव हो गया है। आरोप है कि धर्म के नाम पर बच्चों के साथ मारपीट की गई। ये वीडियो कब का है इसका तो देखिए खुलासा नहीं हुआ, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद एक समाज के लोग थाने पहुंचे, आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आरोप है कि बच्चों से जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए गए। ये देखिए जरा, सुनिए किस तरीके से मार मार कर बच्चों से जय श्री राम बुलवाया जा रहा है। अल्लाह भगवान अल्लाह 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 बोलो अल्लाह भगवान अल्लाह भगवान बोलो जय श्री राम। जोर से बोलिए जय श्री राम। मम्मी बोल जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। तेरे मुंह से अल्लाह निकल रहे हैं, इनके मुंह से तो नहीं निकल रहे। जय श्री राम। कल क्यों रो रही है मेरे सामने? अब आप लेकर क्या बोला अल्लाह 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 बोल अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यही वो वीडियो है जो वायरल हो रहा है। आप देख रहे हैं ये शख्स किस बेरहमी के साथ बच्चों को पीट रहा है। एक बच्चा मुसलमान है, चोट लगती है तो उसको अम्मी याद आ रही है, चोट लगती है तो उसके मुंह से अल्लाह निकलता है और जैसे ही वो अल्लाह या अम्मी बोलता है तो वो आदमी फिर उसको बुरी तरीके से पीटता है और उसको कहता है क्या बोला, तो वो डर कर फिर भगवान बोलता है, जय श्री राम बोलता है। देखिए किस तरीके से बेरहमी के साथ इस बच्चे को पीट रहा है ये दरिंदा। बयान सामने आ रहे हैं इस पर, सुनाइए जरा बयान। पर कुछ समय पहले कुछ 3 बच्चे वहाँ पर अम्यूजमेंट पार्क बन रहा है, निर्माणाधीन है, तो वहाँ पर बच्चे देखने के हिसाब से गए थे। एक व्यक्ति द्वारा उन बच्चों को वहाँ पर रोका गया, उस व्यक्ति द्वारा उस बच्चों के साथ मारपीट की गई। मारपीट करते करते उसने जब उस बच्चे ने कुछ ऐसा कहा, धार्मिक शब्द कहे, उसको मारपीट पे जब लगा तो उसने ये अल्लाह कहा, तो उस सामने वाले व्यक्ति को ये लगा कि ये मुस्लिम है। अब मुस्लिम है तो उस बच्चे को उसने दोगुनी ताकत से मारा, चप्पल से मारा। कुल मिला के ये अमानवीय कृत्य है और आजकल के जो नौजवान पीढ़ी जो नशे में लगी हुई है या जिनकी धार्मिक रूप से जो बिल्कुल दिग्भ्रमित हो चुकी है अपने पथ से, उस तरह के लोगों की जो मेंटेलिटी है उन लोगों के द्वारा उनको मारा गया, पीटा गया और बहुत ही अमानवीय तरीके से मारा पीटा गया। आज जो है एक वीडियो वायरल हुआ था जिस तारतम्य में एक समुदाय द्वारा उपस्थित ये वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक व्यक्ति 3 बच्चों के साथ मारपीट कर रहा है, जिस तारतम्य में थाना माणिक चौक में संबंधित धाराओं के तहत जो है प्रकरण पंजीबद्ध किया है। आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है, पुलिस शीघ्र उनको अरेस्ट कर लेगी। तो ये समाज में विकृत सांप्रदायिक मानसिकता दिखाता हुआ वीडियो, और वीडियो इसलिए आपको दिखाया ताकि आप सचेत हो जाएं। देखिए किस तरीके से धर्म के नाम पर समाज में जहर घोला हुआ है कि एक बच्चा जो मुस्लिम समाज से था उसको सिर्फ इसलिए पीटा जा रहा था क्योंकि जब वो पिट रहा था उसकी जबान पर अल्लाह आ रहा था, तो सामने वाला शख्स उसको पीट पीट कर कह रहा था क्या बोला अल्लाह, और फिर उसको पीट कर जय श्री राम के नारे लगवा रहा था। मैं आगे बढ़ रही हूँ, अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं हम। खबर शंभू बॉर्डर से आ रही है। किसान दिल्ली कूच की तैयारी में है। शंभू बॉर्डर से पंजाब के किसान जो दिल्ली कूच की तैयारी में है। आप जानते हैं कि शंभू बॉर्डर पर 13 फरवरी से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। एमएसपी की गारंटी चाहिए, कानूनी गारंटी किसानों को। इस समेत कई और मांगे हैं किसानों की जिसको लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। 13 फरवरी से शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। अब आज किसानों ने फैसला लिया है,
101 किसानों का एक जत्था दिल्ली कूच करेगा। शंभू बॉर्डर से पैदल दिल्ली जाएगा किसानों का यह जत्था। देखना होगा कि क्या इन्हें आगे बढ़ने दिया जाएगा या नहीं। पहले भी किसानों ने जब पंजाब से सड़क के रास्ते दिल्ली आने की हुंकार भरी थी, तब हरियाणा बॉर्डर पर, यही शंभू बॉर्डर पर किसानों को रोक दिया गया था। आज भी हरियाणा पुलिस की तैयारी पूरी है और फिलहाल शंभू बॉर्डर पर किसान भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं, लेकिन किसानों की तरफ से साफ किया गया है कि पैदल जत्था होगा। 101 किसान होंगे जो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। दरअसल शंभू बॉर्डर, आप लोगों की आसानी के लिए बता दूं कि पंजाब और हरियाणा का जो बॉर्डर है वो शंभू बॉर्डर है, जहां एक तरफ पंजाब का पटियाला जिला लगता है और दूसरी तरफ हरियाणा का अंबाला जिला लगता है। इन दोनों राज्यों के जिलों को जो बॉर्डर जोड़ता है वही शंभू बॉर्डर है। यहीं शंभू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। 13 फरवरी से यहां पर किसान बैठे हुए हैं। आज दिल्ली की तरफ किसानों ने कूच करने का ऐलान किया है। अपनी मांगों को लेकर किसानों का यह संघर्ष जो लगातार जारी है। किसानों ने साफ कहा है कि 101 किसान होंगे, पैदल जत्था होगा जो दिल्ली की तरफ आगे बढ़ेगा। और किसान ये मांग कर रहे हैं कि अगर सरकार उन्हें प्रवेश करने देगी दिल्ली में और सरकार उन्हें बातचीत के लिए बुलाएगी तो वो बातचीत के लिए भी जाने के लिए तैयार हैं। सरकारों की, किसानों की जो मांग है मैं वो एक बार फिर से आपके सामने रख देती हूँ। जो 23 फसलें हैं, एमएसपी की कानूनी गारंटी चाहिए किसानों को, पूरा कर्ज किसानों का माफ कर दिया जाए ये मांग, किसान और खेत मजदूरों के लिए पेंशन का प्रावधान सरकार की तरफ से किया जाए, बिजली संशोधन बिल को रद्द कर दिया जाए, लखीमपुर खीरी कांड में मुआवजा और आरोपियों को सजा, आंदोलन में किसानों पर जो केस दर्ज हुए उनको वापस लिया जाए। तो फहरिस्त लंबी है किसानों की। आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा दिया जाए। और आइए जरा आपको दिखाते हैं शंभू बॉर्डर से एबीपी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार की एक रिपोर्ट। किसान मांगों को लेकर किसानों का फिर से दिल्ली कूच है। 100 किसानों का, 101 किसानों का जत्था जो है पैदल दिल्ली की तरफ कूच करने की कोशिश करेगा। हम इस वक्त शंभू बॉर्डर पे हैं। यहाँ पे आपको हालात दिखाते हैं। किसान जो हैं हजारों की संख्या में यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं और ये प्रबंध जो हैं किसान संगठनों की तरफ से किए गए हैं। ये एक बैरिकेडिंग की गई है किसानों की तरफ से खुद ही, ताकि किसान जो हैं, बाकी किसान जो हैं आगे ना आए और जत्था, जिस जत्थे ने दिल्ली की तरफ कूच करना है वही जत्था जो है आगे बढ़ेगा। तो किसानों का आज एक बार फिर से दिल्ली कूच का कार्यक्रम है। 13 फरवरी को इसी साल किसान यहाँ पहुँचे थे, जब 13 फरवरी को दिल्ली कूच का कार्यक्रम था किसानों का शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर से। पर हरियाणा की तरफ से जो है ज़बरदस्त बैरिकेडिंग कर रखी गई थी और किसानों ने लगातार कोशिश की, पर आंसू गैस लगातार किसानों के ऊपर इस्तेमाल की गई। खनौरी बॉर्डर पर जो है एक किसान की मौत भी होती है पुलिस फायरिंग में। अब किसान जो है एक बार फिर से दिल्ली जाने की तैयारी कर चुके हैं और हाथों में किसान झंडे लेके जो है यहाँ पे खड़े हैं। किसान संगठनों ने, जो संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल है और किसान मजदूर मोर्चा, इन दोनों संगठनों की तरफ से मुख्यतः, और इसमें बाकी भी संगठन हैं, तो ये जो है आज दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। किसान संगठनों की मांग जो है कि एमएसपी जो है उसको एक लीगल गारंटी दी जाए किसानों को कि उनकी फसल जो है वो एमएसपी से नीचे नहीं खरीदी जाएगी। और साथ ही साथ जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट है फसलों के मूल्य तय करने के लिए, उसकी जो है रिकमेंडेशन जो है वो लागू की जाए। जो C2+50 का जो फार्मूला है फसलों का मूल्य तय करने के लिए वो लागू किया जाए। साथ ही साथ कृषि को, खेती को जो है WTO से बाहर किया जाए। इसके साथ ही कुछ और मांगे भी किसान संगठनों की हैं। तो आज किसान जो हैं दिल्ली की तरफ कूच करने की कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा की तरफ जो है वो ज़बरदस्त तैयारी जो है की गई है। हरियाणा की तरफ जो है हरियाणा पुलिस और सेंट्रल जो आर्म्ड पुलिस फोर्स हैं वो जो है तैनात की गई है, ताकि किसान जो है आगे ना बढ़ पाए। तो किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान को लेकर सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। शंभू बॉर्डर से अंबाला की ओर जाने वाली सड़क पर भी पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता की एक रिपोर्ट। शंभू बॉर्डर पे जहां बैठे हुए किसान और किसानों की तरफ से ऐलान किया गया है कि उनका एक जत्था 101 किसान जिसमें शामिल होंगे वो आगे बढ़ेंगे दिल्ली की तरफ जाने के लिए। लेकिन
फर्क ये है कि इस बार वो ट्रैक्टर पे नहीं होंगे, किसी जो वाहन पे नहीं होंगे। उनका ये कहना है कि हम पैदल आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसको रोकने के लिए भी इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की तरफ से। हम क्योंकि इस वक्त जो है अम्बाला साइड में है, लिहाजा आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, सीमेंट के बैरिकेड्स हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके आगे भी अगर जहाँ पर हालांकि जो मीडिया को जाने की अनुमति नहीं है, लिहाजा हम पुलिस और प्रशासन का जो निर्देश है उसका पालन करते हुए यहाँ से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि सामने बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात हैं, वज्र वाहन तैनात हैं कि अगर किसी भी तरीके के हालात जो है बेकाबू होते हैं तो उनको नियंत्रित किया जा सके। क्योंकि इससे पहले हमने जो है इसी साल जब फरवरी महीने में जब किसान आए थे, उन्होंने ऐलान किया था कि वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, तो यहाँ पर आंसू गैस के गोले भी चले थे, यहाँ पर बल प्रयोग भी किया गया था। लेकिन अब जो है आज जो तस्वीर है वो उसकी तुलना में थोड़ी सी बेहतर है, क्योंकि किसानों की तरफ से कहा गया है कि वो जबरन नहीं करेंगे, जहां रोका जाएगा वो वहां रुक जाएंगे। और फिलहाल जो सुबह से जो तस्वीरें हैं वो इसी बात की ओर इशारा भी कर रही हैं। लेकिन फिर भी पुलिस और प्रशासन ने अपने इंतजाम किए हुए हैं और इसी वजह से आगे किसी को जाने की अनुमति नहीं है। इसी की दूसरी तरफ की भी एक तस्वीर आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी हैं सिर्फ इस वक्त यहाँ पर इस पूरे रास्ते पर वही नज़र आ रहे हैं। अगर यहाँ से आप इस रास्ते जहाँ पर हम खड़े हुए हैं यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर तक भी चले जाएंगे तो सिर्फ आपको सुरक्षाकर्मियों की गाड़ी ही नज़र आएंगी, या फिर उन मीडिया कर्मियों की जिनको आने की अनुमति है, जैसे हम लोगों ने अनुमति लेकर के यहाँ तक पहुँचे हैं। हालाँकि अब फिलहाल हमसे भी ये कहा जा रहा है, हम जहाँ से इस वक्त खड़े हुए हैं यानी कि टोल बूथ के से करीबन जो है 200 से 300 मीटर की दूरी पर, लेकिन कहा यह जा रहा है यहाँ से 300 से 400 मीटर और पीछे जाना होगा, जहाँ पर एक और बैरिकेड लगाया वहाँ पर रुकना होगा। यहाँ पर भी किसी को रहने की अनुमति नहीं है। लेकिन हम यहाँ तक पहुँचे सिर्फ इस वजह से जिससे कि आप तक तस्वीरें बता सकें कि किस तरीके से हरियाणा पुलिस और जो यहाँ पर जो अर्धसैनिक बल हैं उन्होंने किए हैं ये सारे इंतजाम, जिससे कि किसानों के जत्थे को इधर हरियाणा से दिल्ली के रास्ते की तरफ बढ़ने से रोका जा सके, क्योंकि इसकी अनुमति उनको नहीं दी गई है। सहयोगी कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, शंभू बॉर्डर। जो रिपोर्ट्स हम आपको ग्राउंड पर दिखा रहे हैं उससे देखकर आपको भी अंदाजा हो रहा होगा कि सुरक्षा बलों की जो मुस्तैदी है वो पूरी है और ऐसे में किसानों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। फिलहाल किसानों के दिल्ली कूच को लेकर किसान नेताओं के भी कुछ बयान सामने आ रहे हैं। किस तरीके से हुंकार भर रहे हैं किसान नेता और कैसे वो चाहते हैं कि मामला सुलझे सरकार के साथ बातचीत के जरिए, दिखाते हैं आपको। 1 बजे यहां से जत्था रवाना होगा। जो निर्णय लिए गए हैं आशा करेंगे सरकार सुखद संदेश दे। जिस तरह से आगे की ओर बैरिकेडिंग हो रही है, ऐसा लगता है कि ये हमारे देश के 2 राज्यों की सरहद ना होके ये इंटरनेशनल बॉर्डर बन गया है और वो दरिया घग्गर के ऊपर भी बैरिकेडिंग कर रहे हैं। तो हरियाणा के बहुत सारे किसान लीडरों के घरों के ऊपर जो है नोटिस चिपकाए जा रहे हैं और वो ड्रोन से ट्रेनिंग कर रहे हैं, अर्धसैनिक फोर्स आ रहे हैं, ड्रिलिंग की जा रही है, वाटर कैनन की ट्रेनिंग की जा रही है। सब बात तो ये सब संकेत हैं। पूरा दुनिया देखेगी भी भारत इतनी बड़ी महाशक्ति जो है 101 लोगों के ऊपर किस तरह से तशद्दुद कर रही है। भाजपा की करनी और कथनी में बहुत फर्क है। जब कल हमारा कूच है तो सारे जो रास्ते हैं बंद है, रास्ता कोई खोला नहीं गया है। अपने देश की राजधानी में अपनी मानी हुई मांगों को लागू करवाने के लिए जा रहे हैं। तो अब देखने को यह आ रहा है भी अब जो सिरसा जिले का नेशनल हाईवे नंबर 9 है उस पे भी बैरिकेडिंग की तैयारी की जा रही है। खुयां सरकार से पूछना चाहते हैं भी एक तरफ तो आप कह रहे हैं भी किसानों ने रास्ते रोके हुए हैं, तो रास्ते पहले भी आपने रोके थे, रास्ते 2020 में भी आपने रोके थे, रास्ते 13 फरवरी से आपने रोक रखे हैं। किसानों ने दिल्ली जाना है। हमारी मांगें केंद्र सरकार से हैं, हमारी राज्य वाली किसी भी सरकार से मांग नहीं है। तो जब हमारी मांगें केंद्र सरकार से है, हम जाना अपनी राजधानी में जाते हैं, तो हमारे रास्ते क्यों रोके जा रहे हैं। अदानी के मुद्दे पर आज फिर विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन। संसद भवन परिसर में अदानी के मुद्दे पर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। तस्वीरें सामने आई हैं जहां मुंह पर देखिए काला मास्क पहनकर आज विपक्ष के सांसद प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी भी नजर आ रही हैं, चेहरे पर काले रंग का मास्क लगाया हुआ है। कल आपको ध्यान होगा काले रंग की जैकेट्स में कांग्रेस के सांसदों ने प्रदर्शन किया था। मुद्दा यही अदानी का था और जैकेट के पीछे स्टिकर चिपकाया हुआ था जिसपे नारा लिखा हुआ था, मोदी अदानी एक हैं, अदानी सेफ है। इस तरीके के नारे लिखकर अदानी के मुद्दे पर कांग्रेस का आज भी प्रदर्शन जारी है।
आज काले रंग के मास्क लगाकर कांग्रेस के सांसद संसद भवन परिसर में प्रदर्शन करते नजर आए। तो ये देख रहे हैं आप तस्वीरें, मास्क लगा रखा है आज काले रंग का कांग्रेस के सांसदों ने। मोदी अदानी भाई भाई, आज जो मास्क पहने हुए हैं उन मास्क पर यही लिखा हुआ है, काले रंग का मास्क, उस पर सफेद रंग से लिखा है मोदी अदानी भाई भाई। और ये मास्क कांग्रेस के ये सांसद आप देख रहे हैं, उनके चेहरे इस वक्त मास्क से ढके हुए नजर आ रहे हैं। तो विपक्ष के ये सांसद हैं, कांग्रेस के सांसद नजर आ रहे हैं काले रंग के मास्क लगाकर अदानी के मुद्दे पर प्रदर्शन करते हुए, सरकार की घेराबंदी करते हुए। अदानी के मुद्दे को लेकर बार बार कांग्रेस की तरफ से सदन के भीतर, सदन के बाहर प्रदर्शन किए जा रहे हैं और उसी कड़ी में आज ये तस्वीर सामने आई है। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे सिलसिला कांग्रेस की तरफ से शुरू कर दिया गया है। नया दिन और विरोध का नया अंदाज। कल काले रंग की जैकेट्स थी, आज काले रंग के मास्क हैं। ये कल की तस्वीर भी मैं आपको दिखा रही हूँ, अब आज की तस्वीर भी आपके सामने। देखिए कल कैसे ये काले रंग की जैकेट्स पहनी हुई थी कांग्रेस के सांसदों ने। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।